का आंदोलन कर रहे हैं दलित राज, न्याय यहाँ भी नहीं मिल रहा है। देखिए, जो न्याय जो शब्द है ना, वो संघर्ष के बाद आता है। और जो लोग लंबे समय से इस जातिवादी व्यवस्था में न्याय से वंचित रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको न्याय केवल व्यवस्था बदलने से मिल जाएगा। उनको संघर्ष करना पड़ेगा, और जब संघर्ष उनका रंग लाएगा तभी उनको न्याय मिलेगी। आपको मैं याद दिला दूं कि जब माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहती है, तो SC/ST का केस होने के बाद उस समय एंटीसिपेटरी बेल किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन आज यहाँ चार्जशीट फाइल होने के बाद भी जो एक्यूज है, जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था का ही परिणाम है कि व्यवस्था चलाने वाले लोग आज किस तरह से व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन सर जो तो खुद SC है इस मामले में। नहीं, मामले की बात नहीं है, सवाल है कि जिस तरह का कंडक्ट हुआ है, जिस तरह का एलिगेशन है, वो एलिगेशन तभी लगेगा जब सामने वाला जो एक्यूज है वो नॉन SC हो। SC पे कभी भी शेड्यूल कास्ट नहीं, प्रिंसिपल तो जो नॉन SC है खैर, लेकिन जो जांच कर रहे हैं वो तो SC है। नहीं, जांच करने के लिए क्या है कि जो लॉ में प्रोविजन है वो ACP रैंक से नीचे का जो अधिकारी है इसमें जांच नहीं कर सकता है। और ACP तो कोई भी हो सकता है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, वो तो कोई भी हो सकता है। उसके लिए कोई तो उनसे न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्या? अपनी बिरादरी का आदमी है फिर भी इस मामले में। हाँ, न्याय की अपेक्षा करने के लिए क्या है कि अब सवाल यही है कि यहाँ पे जो व्यवस्था जो चल रही है, उस व्यवस्था में ज्यादातर लोग अपने जातीय मानसिकता के साथ, वो संस्थानों में भी हैं तो जातीय मानसिकता के साथ हैं। तो इसलिए हम ये कह देना कि नहीं, उनके व्यवस्था में आ जाने के बाद वो जातीय मानसिकता छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं है। लेकिन लोग सर ये कहते हैं कि जब आदमी पढ़ लिख लेता है, शिक्षित हो जाता है, तो कोई जातिवाद नहीं करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। देखिए, ये समझने वाली बात है, और इस देश का जो इतिहास है, लोग इसमें नाम लेते हैं कि भाई द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु हुए। तो द्रोणाचार्य का अगर कंडक्ट देखें तो उन्होंने क्या किया। और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं जो अपने को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वही लोग जातिवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं। जातिवादी व्यवस्था जो गरीब लोग नहीं चला रहे हैं, जो अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं वो नहीं चला रहे हैं। जातिवादी व्यवस्था जो है संस्थानों में जो लोग हैं और जो आते हैं संस्थानों में, उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो समाज के होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो आज अगर जाति व्यवस्था है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि संस्थानों में भी वो जाति चरित्र के लोग हैं। लेकिन सर दिल्ली पुलिस के जो उदाहरण दिए जाते हैं, न्याय प्रिय पुलिस है, जल्दी कार्रवाई करती है, सबको न्याय मिल जाता है। केंद्र की पुलिस है, राजधानी है सर देश की दिल्ली में, यहाँ भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है न्याय के लिए। देखिए, ये जो बात कही जाती है ना, वो जातिवादी हिंदुओं के संदर्भ में तो सही है। अगर जातिवादी हिंदुओं के साथ एक छोटी सी भी घटना हो जाए तो दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिवली काम करेगी और वो रिजल्ट भी देगी। लेकिन ये मामला जो है सामाजिक रूप से वंचित लोगों का है, इसलिए वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो CBI हो, वो सबका रवैया एक ही तरह का रहेगा। संविधान बदला जा रहा है सर देश में, ऐसा लगता है? नहीं, संविधान बदलने की बात नहीं है, और संविधान बदलने की हैसियत भी किसी को नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो विपक्षी लोग हैं वो खास करके शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इस तरह का जो है प्रपंच हमारे बीच में किए हुए हैं। संविधान बदलना आसान नहीं है, और जो हमारे देश के निर्माणकर्ता लोग हैं उन्होंने ये संविधान बनाया है, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर, जो दुनिया में माने जाने वाले जो है इंटेलेक्चुअल हैं। तो ये कहना कि संविधान बदला जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि संविधान में कौन सी ऐसी आर्टिकल है जिसको बदलने की जरूरत है। लेकिन सर जो संघ वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, 1949 से लेकर 2023 आ गया है, संविधान के पीछे क्यों पड़े हैं? बाबा साहब के पीछे क्यों पड़े हैं संघ वाले लोग? हाँ, ये आपने जो सवाल किया ये समझने वाली बात है कि ये जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श संविधान है। लेकिन क्या बात है कि जो जातिवादी व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं उनके लिए ये संविधान बहुत दिक्कत का काम करता है। वो हमेशा इसके खिलाफ जो है कोई न कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। तो ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं
क्योंकि पूरी दुनिया जब भारत का संविधान पढ़ती है तो ये जानने की कोशिश करती है कि ये संविधान बनाया किसने। तब पता चलता है कि ये संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पता लगता है तो लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या संविधान के अलावा भी इन्होंने कुछ लिखा है। तो पता चलता है कि हाँ भाई, इनके तो 21 वॉल्यूम्स हैं जो यहाँ की भारत सरकार छापती है। तो पता चला कि जब 21 वॉल्यूम पढ़ते हैं तो गांधी और कांग्रेस का चरित्र भी पता लगता है, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। वो पढ़ने के बाद गांधी का चरित्र लोगों के सामने आता है, कांग्रेस का चरित्र सामने आता है। इसके बाद उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब लिखी है। तो इस देश की जो व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था, वो कैसे इस देश में अन्याय अत्याचार करती है, लोगों के सामने ये भी बात आती है कि इस देश में जो जातिवादी हिंदू हैं वो अपने ही देश में किस तरह की अन्यायवादी व्यवस्था को समर्थन करते हैं। तो ये जो बात है वो दुनिया के सामने जब जाती है तो वो जाती है सिर्फ संविधान के कारण, क्योंकि बाबा साहब का नाम उस संविधान के साथ जुड़ा है। इसलिए मनुवादियों को बहुत तकलीफ है कि किसी भी तरह संविधान से बाबा साहब का नाम हटाओ। एक भी आर्टिकल हटाने की ये दलील नहीं दे सकते हैं। कुतर्क तो ये बहुत दे सकते हैं, लेकिन दलील एक भी नहीं दे सकते हैं। और इनका सिर्फ दुख ये है कि बाबा साहब का नाम किसी तरह हट जाए, क्योंकि बाबा साहब के कारण इस देश का जो सच्चा इतिहास है पूरी दुनिया के सामने जाता है। लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र बना सर भारत, तो दलितों की क्या स्थिति होगी, माइनॉरिटी की क्या स्थिति होगी सर? देखिए, अब ये तो ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि दलितों की क्या स्थिति है। किसी भी समुदाय, जो समुदाय अपने महापुरुषों के कहे हुए, जो उनकी दिखाई हुई सिखलाई हुई जो बात है, अगर उस पर चलता है तो व्यवस्था कैसी भी हो उस व्यवस्था में वो हमेशा राज करता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आपको हुक्मरान बनना है, अगर आप हुक्मरान नहीं बन सकते हैं तो आप गवर्निंग क्लास बने। अगर दलित समाज गवर्निंग क्लास बनने के पीछे लग जाए, हुक्मरान समाज बनने के पीछे लग जाए, तो ये हिंदू राष्ट्र में भी क्या है, वो सबसे आगे रहेगा। कहाँ सर दलित कहाँ सत्ता में आएगा? बहन जी किसी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, किसी भी गठबंधन से वो बाहर है सर, कैसे सत्ता में आएगा दलित? आप दलितों की बात करते हैं। बिल्कुल, आपको मैं ये बात बता दूं, हालांकि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस बात पे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं और उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, न समाज पे भरोसा है, न लीडर पे भरोसा है। तो जो बाबा साहब को पढ़ते हैं ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश में दो ही विचारधारा है और इस देश में दो विचारधारा है, उसके बीच में संघर्ष है। एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है और दूसरा मनुवादी विचारधारा है या ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इस देश में अम्बेडकरवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। इस देश में मनुवादी विचारधारा का नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवाद के नाम से जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। इसलिए वो मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी पे है। और बहन कुमारी मायावती जी ने उस कहते हैं ना कि हम दूसरे के कंधे पे कोई दौड़ नहीं जीत सकते, इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत है। तो आज बहन जी ने दलितों को, पिछड़ों को, उनको पैरों पे खड़ा होने के लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बहुत सराहनीय है। सर एक सीट है उत्तर प्रदेश में बहन जी की, किसी से गठबंधन भी नहीं कर रही है और 38 दल आ गए एक साथ, 26 दल एक साथ आ गए हैं। आपके पास में ऐसा कौन सा चिराग है जो एकदम जीत जाओगे उसे दिखाकर? बिल्कुल, हमारे पास जो है फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का चिराग है, जो हमें ही नहीं पूरा इस देश को रोशन करने वाला है। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा विधायक हैं, सांसद हैं, अब मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में एक दो पार्टियों को छोड़ के कोई उनका नाम भी जानता होगा। और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं गई, सबसे ज़्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी की है। वो क्यों है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक अम्बेडकरवादी आंदोलन का नेतृत्व करती है और उस आंदोलन पे इस देश के लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है। और इसलिए लोगों को पता है कि लाखों करोड़ों लोग किसी भी खेमे में जाएंगे, उस खेमे की विजय निश्चित है। इसलिए एक विधायक होते हुए भी लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए और हमारी तरफ आ जाए। लेकिन बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है बहन जी। तो हाँ ठीक है, अगर जो लोग बोलते हैं उनसे ये भी पूछिए कि आप तो आरोप लगाते हो बी टीम होने का, लेकिन ए टीम कौन है? तो जो ए टीम खुद है वही दूसरे को बोलता है कि ये बी टीम है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जो मेन पार्टी है उससे जो है नजदीकियां जो है कोई दूसरा ले ले। हम तो कहते हैं हमने किसी के बी टीम, हम तो अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और अम्बेडकरवादी विचारधारा कैसे आगे बढ़ेगी उसका हमेशा नीति और हमेशा उस तरह का डिसीजन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने लिया है।
और जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनके पास क्या कोई दूसरा आरोप? मैं और बता रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है, बहन जी ईडी सीबीआई से डरती है, बहन जी ने पैसा बना लिया है, टिकट बेचती है। बहन जी टिकट बेचती है। इन सबके मतलब रटा रटाया कुछ लोगों के पास जो है वो बहन जी के ऊपर आरोप है। लेकिन मैं ये जितने भी आरोप लगाते हैं उसको मैं थोड़ा सा अगर उलट लूं तो कोई एक भी पार्टी जवाब देने की हालत में नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आम लोगों के चंदे से अपना कार्यक्रम चलाती है। सर दोनों जो महागठबंधन है जिसमें 38 दल है, 26 दल है, इन्होंने दलित वोट बैंक को हमेशा से लिया है, लेकिन दलितों की एक पार्टी को इनवाइट नहीं किया है। तीसरे नंबर की पार्टी बताई जाती है बहन जी की बीएसपी। आखिर इससे इतनी नफरत क्यों है बसपा से? बिल्कुल, देखिए आपको हमने पहले भी बताया है और एक बार फिर बता रहे हैं कि इस देश में दो ही विचारधारा है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। लेकिन ये जो समाजवादी विचारधारा है ये मनुवाद को प्रोटेक्ट कर रही है, एक शील्ड की तरह काम कर रही है। क्यों काम कर रही है कि आज की डेट में आप देख लीजिए, अगर दो समुदाय जो सबसे ज्यादा हाशिए पे हैं तो एक शेड्यूल कास्ट है, दूसरा मुसलमान। और जितनी भी समाजवादी दल हैं, अगर उन समाजवादी दल में से आप मुसलमानों को निकाल दें तो उन समाजवादी दलों की हैसियत क्या है। इसलिए ये लोग जानबूझ के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, आप 2022 का इलेक्शन देख लें उत्तर प्रदेश का, कि कैसे मुसलमानों को गुमराह करके बीजेपी को जिताया गया। तो ये सिर्फ जो गठबंधन है वो मुसलमानों को गुमराह करने का है। ये पार्टियां सत्ता में तो बदल सकती हैं लेकिन वो क्या उनका चरित्र बदल जाएगा? जो प्राइवेटाइजेशन की नीति कांग्रेस बनाती है उसको बीजेपी लागू करती है। तो अगर कांग्रेस आ जाएगी तो क्या वो प्राइवेटाइज नहीं करेगी? तो ये जो जिसने खुद नीति बनाई है, अगर वो केवल सत्ता में चेहरा बदल जाए तो ऐसा नहीं कि वो सत्ता बदल गई है, और वो चेहरा बदल के वो सत्ता अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए उसमें जो सबसे बड़े दो लोग चैलेंज हैं वो शेड्यूल कास्ट और मुसलमान हैं। अगर ये दोनों लोग एक साथ आ जाएं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के तहत आ जाएं, तो इस देश में सत्ता ही परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो है ये जानबूझ के सारे लोग 38 और 26 दलों का गठबंधन बना रहे हैं कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए। बहन जी के ऊपर, बीएसपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के का जो कॉन्फिडेंस है पार्टी को लेके, नेता को लेके, वो कम किया जाए। तो ये हमें समझने की बात है इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है।